हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक्स पढ़ना है, उसे बुक्स के आधार पर हम बात करेंगे प्रमुख लेखकों के ऊपर, उनकी रचनाओं की विशेषताओं के ऊपर और लेखकों की विशेषताओं के ऊपर और प्रमुख पुस्तकें जो हैं, जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगर आप टीजीटी का पेपर देखेंगे, पीजीटी का पेपर देखेंगे, एलडीसीई का, तो उसमें पुस्तकों पर आधारित कई सवाल पूछे गए हैं और वो सवाल एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ही आधारित हैं। यानी कि अगर आप वन लाइनर किताबों को पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, तो भी वो कारगर साबित नहीं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी की पुस्तक में जो भी लेखकों की पुस्तकों का नाम दिया गया है, वहीं से सवाल उठाए गए हैं और जो भी विशेषताएं दी गई हैं, वहां से सवाल विकल्प के स्तर पर बनाए गए हैं। तो हमने सोचा कि आप सभी को कुल 42 लेखकों से मैं परिचय करवाता हूं, उनकी विशेषताओं से परिचय करवाऊंगा और उनकी रचनागत विशेषताओं से परिचित आप सभी होंगे और उन रचनाओं से भी परिचित होंगे जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है उनसे। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को लेखक के तौर पर हम देखते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में और निधन 1964 में हुआ। अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और 1947 से 1964 तक वे प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर में एक धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों के बारे में बातचीत करें, जो कि आपके सिलेबस में पुस्तक लगी हुई है, भारत की खोज, तो उसमें परिचयात्मक रूप में दिया गया है नेहरू का जो परिचय, उनकी 3 पुस्तकों का जिक्र किया गया है, जिसमें है विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और तीसरी पुस्तक है भारत की खोज। तो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है और कौन सी पुस्तक नहीं है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भारत की खोज, जिसको कि अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका हिंदी अनुवाद हुआ भारत की खोज। सन 1944 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में 5 महीने के कारावास के दिनों में ये किताब लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां थी भारत की खोज और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। अब हम बात करते हैं दूसरे लेखक के ऊपर, जिनका नाम है हरीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 1921 में हुआ और निधन 1977 में। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। इन्हीं सभी विशेषताओं को आधार बनाकर आप देखेंगे कि परीक्षाओं में ऑप्शन तैयार किए जाते हैं। अब हम हरीश्वरनाथ रेणु की कुछ रचनाओं पर बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं, जिसमें मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे उपन्यास के तौर पर है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिन खोर कहानी संग्रह के तौर पर दी गई हैं, ऋण जल धन जल और नेपाली क्रांति कथा, जो कि रिपोर्टाज विधा में है। वैसे अगर आपने रेणु पर अध्ययन किया होगा तो एक से अधिक रचनाएं यहाँ पर आप देखेंगे कि आप और भी जानते होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी की बुक में इतना ही रचनाओं का जिक्र किया गया है, तो कम से कम इनको आप अपने दिमाग में रखिए। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी रचना का प्रकाशन वर्ष आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि एनसीईआरटी की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रकाशन वर्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया है। इस तरीके से आपको अपने दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा कि प्रकाशन वर्ष की बजाय रचनाओं के को अपने ध्यान में आपको रखना है।
कि कौन सी रचना किस लेखक की है। अब हम बात करते हैं मृदुला गर्ग के ऊपर। मृदुला गर्ग जिनका जन्म 1938 में हुआ, इनकी प्रमुख कृतियों पर बात करें तो उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब इनके उपन्यास हैं। संगति, विसंगति दो खंडों में इनकी संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल इनके निबंध संग्रह है। और जब आप केबीएस पीजीटी टीजीटी का पेपर देखेंगे तो इन्हीं रचनाओं में से विकल्प बना लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप सभी समझ रहे होंगे। उसी हिसाब से इस लेक्चर को आप आखिर तक देखेंगे और अपने चयन के दृष्टिकोण से देखेंगे कि आपका इस लेक्चर को देखने के बाद 100% केबीएस टीजीटी में चयन होने वाला है। हम बात करते हैं अब अगले लेखक के ऊपर, जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 1917 में हुआ और निधन 1978 में। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी नाटक एकांकी चर्चित रहे हैं। अगर प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा जो कि नाटक के तौर पर है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने जो कि एकांकी संग्रह है। तो ध्यान में रखना कि कौन सा नाटक है और कौन सा एकांकी संग्रह है। आप देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर को ऐतिहासिक नाटककार के साथ साथ सामाजिक नाटककार के रूप में भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने नाटक और एकांकी दोनों तरीके की रचनाएं की हैं। अब हम बात करते हैं विद्यासागर नौटियाल के ऊपर। इनका जन्म 1933 में हुआ और निधन 2012 में। ये खास तौर से आप देखेंगे तो पहाड़ी जीवन को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं, उसमें है टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर जो कि कहानी संग्रह है। इसके बाद है उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास के तौर पर है, मोहन गाता जाएगा जो कि आत्मकथ्य है। इन सभी रचनाओं को आपको बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखना होगा। आगे हम बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह के ऊपर। शमशेर बहादुर सिंह जो कि दूसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं, ये सभी जानकारियां आप अपने दिमाग में रखे होंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 और निधन 1993 में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह अपने अनूठे काव्य बिंबों के लिए जाने जाते हैं। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। उनका दुआब, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। तो दुआब नामक रचना आपको ध्यान में रखना है। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। और बिंब के लिए कौन जाना जा रहा है? शमशेर बहादुर सिंह। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, झुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये सब इनका काव्य संग्रह है। इसके बाद इनका एक गद्य संग्रह दिया गया है, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। तो जब आप शमशेर बहादुर सिंह को देख रहे हैं तो इनके शीर्षक कुछ मिलते जुलते हैं। जब एक कविता लिखते हैं तो पहली बार लिखते हैं तो लिखते हैं कुछ कविताएं, जब और कुछ कविताओं को जोड़ते हैं तो लिखते हैं कुछ और कविताएं। और कुछ रचनाओं के बारे में आपने देख लिया। इसी तरीके से गद्य, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। तो ध्यान में रखना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं। हो सकता है कि परीक्षा में विकल्प के तौर पर इनकी कुछ रचनाओं का नाम डालकर और कुछ एक दूसरे रचनाकार का नाम डाल रचना को डालकर पूछ लिया जाए कि कौन सा शमशेर बहादुर सिंह का है या फिर नहीं है। असंगत इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सुमेलित वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले लेखक के बारे में बात करें तो उनका नाम है शिवपूजन सहाय, जिनका जन्म 1893 में हुआ, निधन 1963 में। शिवपूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक थे। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी ये शामिल थे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन दोनों बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इस शिवपूजन सहाय जो कि गद्य लेखक थे और इनके गद्य रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति
दोनों का भाव दिखाई पड़ता है। मतवाला से इनका संबंध था। अगर इनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें तो देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि इनकी दर्जन भर गद्य कृतियां हैं। तो इन रचनाओं को आप अपने दिमाग में रखिए कि ये सब शिवपूजन सहाय की हैं। शिवपूजन सहाय की अगर रचनावली के बारे में बात करें तो शिवपूजन रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से तथ्य उठाए गए हैं, तो सवाल आने एकदम से संभावित है। अगर हम शिवपूजन सहाय द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक, यानी कि 4 पत्र पत्रिकाओं का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका संपादन शिवपूजन सहाय ने किया है। आगे बात करते हैं हम कमलेश्वर के ऊपर। कमलेश्वर की जब भी चर्चा की जाती है तो नई कहानी आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और कहानी आंदोलन चलाया था, जिसको कि आप सभी कमेंट्स कर कर बताएंगे कि वो कौन सा कहानी आंदोलन है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। आज की महानगरी सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। अगर कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं, उसमें है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, जो कि कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ उपन्यास दिए गए हैं, जिसमें है वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आधी और कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी कमलेश्वर ने किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। और सारिका का संबंध जिस कहानी आंदोलन को लेकर हमने आप सभी से प्रश्न पूछा है उसी से संबंध रहा है। तो सारिका को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रश्न के तौर पर ज्यादा संभावित है कि आ जाए। आगे हम बात करते हैं मधु काकरिया के ऊपर। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, जिसको कि रेड लाइट आप कह सकते हैं, में प्रमुख रूप से इन विषयों को उठाया गया है। अगर हम मधु काकरिया की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उपन्यास के तौर पर पत्ता खोर इनका उपन्यास फेमस रहा है। कहानी संग्रह में सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं मधु काकरिया के। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पत्ता खोर किसका उपन्यास है, तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे वो 100% प्रश्न का सही जवाब देकर आएंगे। आगे हम बात करते हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के ऊपर। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जो कि बहुभाषाविद के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। रुद्र जी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान बने रहे। यानी कि जब भी आप शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें काशी का जिक्र हमेशा होता रहता है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसने काशी को खूब जिया हुआ है या फिर अपने रचनाओं में बार बार उसका उल्लेख किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी इसका सही जवाब बता देंगे। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि रुद्र जी उपन्यासकार के रूप में है, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार और पत्रकार चित्रकार के रूप में भी फेमस रहे हैं। तो इन सभी रूपों को आप ध्यान में रखिए कि किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर दे पाए। अगर हम रुद्र की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उपन्यास के तौर पर बहती गंगा, सुचिताच, ये उपन्यास है सुचिताच। और अगर हम गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह के बारे में बात करें तो ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी इनके गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह हैं। गजलिका, ताल तलैया काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। रुद्र जी की एक खास विशेषता यह भी है कि उनकी अनेक संपादित रचनाएं
जो कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। जब मैं काशी नागरिक प्रचारणी सभा कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत इसका प्रकाशन वर्ष इत्यादि आ गया होगा और कौन कौन स्थापना में मौजूद थे वो सारी चीजें आ गई होंगी, क्योंकि को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। अगले लेखक के बारे में बात करें तो उनका नाम है अज्ञेय। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में वैयक्तिकता की पहचान की समस्या भी मौजूद है। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगर उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अज्ञेय की तो हमने कई कविताओं को पढ़ा है, उपन्यासों को भी पढ़ा है जिसमें अपने अपने अजनबी यहाँ पर छूट रहा है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये सारे तथ्य एनसीईआरटी के बुक से उठाए गए हैं और हमने उतना ही उठाया है जितना कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ताकि आप उन्हीं चीजों को पढ़ें जो एनसीईआरटी खुद चाहती है कि परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर हम अज्ञेय की कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो विपथगा, शरणार्थी, जयदोल इनके कहानी संग्रह हैं। निबंधों की बात करें तो त्रिशंकु, आत्मनेपद इनके प्रमुख निबंध हैं। अगर यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत दिया गया है। अज्ञेय तार सप्तकों का संपादन किए थे जिनकी संख्या कुल 4 है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों अज्ञेय को मिला था, जिसमें आंगन के पार द्वार, साहित्य अकादमी, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे हम बात करते हैं प्रेमचंद के ऊपर। प्रेमचंद जिनका जन्म 1880 में लमही गांव में हुआ था जो कि बनारस में है। उनका मूल नाम धनपत राय था। जब आप केबीएस टीजीटी का आप पेपर देखेंगे तो उसमें सवाल आया हुआ है, धनपत राय के जगह पर गणपत राय लिख दिया गया था और इसी ऑप्शन को सही उत्तर भी माना गया था। ये गणपत राय नहीं बल्कि धनपत राय होना चाहिए था। तो आप सभी के दिमाग में भी बैठ गया होगा कि धनपत राय इनका मूल नाम था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इनका निधन 1936 में हो गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा था और जिया था, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो देखिए, ये सभी विकल्प के तौर पर क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए इनको आपको गंभीरता से देखना है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं प्रेमचंद की जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मानसरोवर कुल कितने खंडों में है, तो 8 खंडों में, इसको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी में प्रेमचंद के जिन उपन्यासों का नाम दिया गया है
उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान का नाम दिया गया है। उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचंद की कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी जिक्र किया गया है जिसका उन्होंने संपादन किया था। उसमें हंस, जागरण और माधुरी पत्र पत्रिकाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि विकल्प के तौर पर ये पूछे जाए। आगे हम बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदार पांडे था, उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। और इसको हमने जानबूझकर आपके सामने रखा क्योंकि हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि राहुल साकृत्यायन ने कहाँ कहाँ पढ़ाई की थी। तो काशी, आगरा और लाहौर, इन तीनों शहरों का नाम याद रखिए क्योंकि इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। सन 1930 में उन्होंने, यानी राहुल साकृत्यायन ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। तो महापंडित राहुल साकृत्यायन को क्यों कहा जाता है ये भी आप जान गए, और इनका नाम राहुल साकृत्यायन क्यों पड़ा ये भी आपको पता चल गया, और इनका वास्तविक नाम क्या था इसकी भी जानकारी हो गई। केदार पांडे, राहुल साकृत्यायन, फिर महापंडित। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घुमक्कड़ी को लेकर कई बातों की तरफ संकेत कर रहे हैं राहुल साकृत्यायन कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी और भाषा एवं संस्कृति की भी जानकारी होती है, आदान प्रदान होता है। तो इन विशेषताओं को भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि प्रश्न के तौर पर पूछा जाए और ये विशेषताएं विकल्प के तौर पर वहां पर मौजूद रहें। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस लेक्चर को सुन रहे होंगे वो भली भांति परिचित हो गए होंगे। अगर हम राहुल साकृत्यायन की प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो मेरी जीवन यात्रा, जो कि 6 भागों में प्रकाशित है, इसके अतिरिक्त दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा राहुल साकृत्यायन ने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी हैं जिनकी कुल संख्या 150 है। तो ये भी तथ्य एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानकर याद करिए। राहुल साकृत्यायन को साहित्य अकादमी भी मिला उनकी पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास के ऊपर। तो उम्मीद है कि राहुल साकृत्यायन के बारे में जो कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है उससे आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले लेखक श्यामा चरण दुबे के ऊपर। श्यामा चरण दुबे जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर अपनी विश्लेषण और स्थापनाएं दिए हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अगर उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में बात करें तो उनमें है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। जब आप श्यामा चरण दुबे की इन पुस्तकों को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक आलोचक रामविलास शर्मा की पुस्तकें भी याद आ रही होंगी क्योंकि कुछ मिलती जुलती पुस्तकें रामविलास शर्मा ने भी इसी शीर्षकों से लिखी हैं। तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे यहाँ पर परंपरा और इतिहास बोध है तो उन्होंने लिखा परंपरा का मूल्यांकन। और आप जब देखेंगे केबीएस का पेपर तो इसमें ये पूछा भी गया कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, या फिर
वहाँ पर श्यामा चरण दुबे की रचनाओं का नाम दिया गया है 3, और उसमें चौथा दे दिया गया है कि कौन नहीं है, तो परंपरा का मूल्यांकन वहाँ पर नहीं है। तो जरूर इन दोनों लेखकों की पुस्तकों को ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते हैं जाबिर हुसैन के ऊपर। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जाबिर हुसैन किन 3 भाषाओं को जानते थे। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के ऊपर बात करें तो वे रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी। ये प्रमुख रचनाएं हैं जाबिर हुसैन हुसैन की। हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछी जाए। आगे हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो कि जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकालते थे। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब भी वसुधा की चर्चा होगी तो जबलपुर और हरिशंकर परसाई दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हिंदी के व्यंग्य लेखकों की बात करें तो उसमें हरिशंकर परसाई का नाम अग्रणी है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह के ऊपर। अगर इनकी कुछ कृतियों के बारे में बात करें जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं उनके ऊपर, तो उसमें है कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह के तौर पर है। जबकि आप देखेंगे तो इससे अधिक भी कहानियां इन्होंने लिखी हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही 2 नाम दिए गए हैं। उपन्यास के तौर पर देखें तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये 2 उपन्यासों की चर्चा की गई है। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये सब हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। अगर हम व्यंग्य संग्रह की बात करें तो वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई के व्यंग्य दिए गए हैं। तो ये सभी रचनाएं एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, तो इसलिए विशेष तौर पर आप सभी इसको ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के ऊपर। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और विस्तार से हम इन पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि छायावाद से जुड़ी हैं और तमाम चीज़ों को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। हमें एनसीईआरटी के उन्हें तथ्यों को उठाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो काव्य संग्रह के तौर पर निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं, और यही सब एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। अगर हम और आगे बात करें तो महादेवी कविता के साथ साथ सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि महादेवी वर्मा किस चीज के लिए खास जानी जाती हैं। अगर गद्य की बात करें तो रेखा चित्र और संस्मरण के लिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम बात करें तो अगले लेखक हैं कवि हैं कबीर। ठीक है, कवि के तौर पर कबीर का नाम है यहाँ पर। तो कबीर के बारे में एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। तो इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है क्योंकि जब आप पिछले पेपर को देखेंगे जो अभी एलडीसी का हुआ है तो उसमें कबीर पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने भी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उन्हीं वाक्यों को विकल्प में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे अगर कबीर पर बात करें तो उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो जो जिन जिन वाक्यों को हमने पढ़ा है सभी वाक्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी आप केबीएस का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर
लिखा गया था कि कबीर की भाषा जन भाषा के निकट नहीं थी, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि है। तो जब तक आप इन चीज़ों को सब्जेक्टिव तौर पर अच्छे से समझकर परीक्षा में नहीं जाएंगे, तब तक आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पेपर को देखने से यही लग रहा है कि वन लाइनर किताबों को पढ़ने, रचनाओं को याद करने, प्रकाशन वर्ष को याद करने से अब काम नहीं चलने वाला है। आगे हम कबीर की अगर प्रमुख कृतियों पर बात करें, तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, लेकिन कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो जो भी तथ्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो यहाँ पर आप सभी को बता देता कि कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया, बस इतना ही लिखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिए, बीजक को ध्यान में रखिए, और कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहब में है, इनको ध्यान में रखिए, फिर आपका कबीर एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ऊपर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को आप सप्तक के कवियों में भी पढ़े होंगे, और कई बार हमने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर हम बात करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान के उप संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त चर्चित बाल पत्रिका पराग के भी ये संपादक बने थे। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि पराग किस टाइप की पत्रिका है, तो वो बाल पत्रिका है, इसको ध्यान में रखिए। और दिनमान से भी इनका संबंध रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। तो इन वाक्यों को आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि परीक्षा में बैठने जाएं तो विकल्प के तौर पर पेपर में यही सब वाक्य हूबहू आपको दिखाई दें, और देंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही बन रहे हैं। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सर्वेश्वर केवल कवि नहीं थे, बल्कि अन्य विधाओं में भी वो लेखन कार्य किए थे। अगर इनके हम प्रमुख कृतियों के ऊपर बात करें, तो उसमें है कविता संग्रह के तौर पर काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनके काव्य संग्रह हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत नाम दिए गए हैं काव्य संग्रहों के, तो ये ज्यादा संभावना बनती है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से जरूर कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगर उपन्यासों की बात करें, तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। कहानी संग्रह लड़ाई, नाटक बकरी, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा, जिसमें भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके बाल साहित्य हैं। और आप देख रहे हैं कि बतूता का जूता अभी परीक्षा में आया हुआ था, केबीएस के एग्जाम में आया था, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए। लेखों का संग्रह उनका है चर्चे और चरखे। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला खूंटियों पर टंगे लोग नामक कविता संग्रह पर। तो ये कुछ खास जानकारियां थी एनसीईआरटी पर आधारित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी की जब भी चर्चा की जाती है, तो कर्मवीर और प्रताप, दो पत्रों की चर्चा हर हालत में की जाती है कि उनका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, और उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था केबीएस का, उसमें यह भी सवाल पूछा गया था कि एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को क्यों कहा जाता है, या फिर इसी तरीके से विकल्प बनाया गया था। और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं, खूब कविताएं लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी कविता तो लिखते ही थे, स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तीन तरीके की भक्ति, प्रेम और प्रकृति।
माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि प्रयोगवादी कविताओं में शिल्प को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं में भाव को महत्व दिया है। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरिंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में पूछा भी गया था इन तीनों चारों रचनाओं को ऑप्शन में देकर कि माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है और कौन सी रचना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको हिम तरिंगिणी नामक रचना पर दिया गया था। इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं, लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार पत्थर फेंकता हूं नामक रचना पर दिया गया था। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रकांत देवताले की कविताओं में पत्थर शब्द को काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। एक से अधिक रचनाओं में आप देख रहे हैं कि पत्थर का यूज किया गया है। तो विशेष तौर पर ध्यान में इसको रख सकते हैं आप। अगले लेखक हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। आप देख रहे हैं कि कविता के अलावा उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी कुछ कुछ कार्य किए हैं। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का आग्रह है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रहों पर बात करें तो उसमें एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और ये जितने भी काव्य संग्रहों का हमने नाम लिया सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर से एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच कई बार पूछी जा चुकी हैं और एनसीईआरटी पर आधारित इस बार पेपर आने वाला है। तो ज्यादा संभावना बनती है कि राजेश जोशी से कुछ न कुछ रचनाएं जरूर रहेंगी। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला दो पंक्तियों के बीच की काव्य संग्रह पर। तो ये कुछ तथ्य थे राजेश जोशी से संबंधित। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं देव। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इनका संबंध था इटावा से। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देव, जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक आश्रयदाताओं में के दरबार में रहा करते थे, जिसमें कि औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के भी दरबार में थे। लेकिन सबसे अधिक इनको संतोष और सम्मान आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। तो ये स्टोरी नुमा आपको तथ्य यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि महाकवि देव को किस आश्रयदाता ने लाखों की संपत्ति दान की थी। तो वहां पर भोगीलाल को आपको अपना नाम बोलकर जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो भोगीलाल थे। किताबों में और एनसीईआरटी की किताबों में देव के काव्य ग्रंथों की संख्या दी गई है कि 52 से 72 तक मानी जाती है। वैसे इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो हर जगह अलग अलग इसके आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में 52 से 72 तक इस संख्या को दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। देव प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं अपनी कविताओं में। इसके अतिरिक्त अलंकारिकता और श्रृंगारिकता के की कविताएं इन्होंने लिखी हैं, खास विशेषताएं रही हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देव की विशेषता बताई जा रही है कि शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य, जबकि शब्दों की आवृत्ति होती है तो ऐसा माना जाता है कि नीरस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नए सौंदर्य
को पैदा किया और सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। अगर हम देव के ग्रंथों के बारे में बात करें तो पहले ही बताया गया है कि 72 तक इनके काव्य ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ही काव्य ग्रंथों की तरफ चर्चा की गई है, जिसमें है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। तो इनको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है, जिस पर कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि कामायनी जो कि 15 सर्गों में है और तमाम जानकारियां आपने रखी होंगी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में दिया गया कि मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी पर मिला था, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यह सवाल में भी आ जाए। जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ सफल गद्यकार थे, आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास दर्शन में उनकी गहरी रुचि ही जो उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की कविताओं की कई विशेषताएं बतलाई गई। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और लाक्षणिकता। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं और एग्जाम हॉल में बैठे रहें और क्वेश्चन पेपर देखें तो यही सब विकल्प के तौर पर आ जाएं। तो जो विद्यार्थी अभी तक जयशंकर प्रसाद तक इस लेक्चर को सुने होंगे, उम्मीद है कि उनको अच्छा लग रहा होगा कि विशेष जानकारी इनको एनसीईआरटी पर आधारित मिल रही है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी प्रमुख रूप से हैं। अगर हम नाटक की बात करें तो अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी प्रमुख हैं। उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती हैं, जबकि कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल का नाम एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। जबकि आप अगर विशुद्ध तरीके से अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो तमाम आप जयशंकर प्रसाद के कविताओं के बारे में पढ़े होंगे, जहाँ जितने नाम दिए गए नाटकों में इनसे भी अतिरिक्त आपने पढ़ा होगा। लेकिन विशेष तौर पर मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि केबीएस ने घोषित कर दिया है कि मैं एनसीईआरटी पर आधारित ही चीजों को प्रश्न में पूछूंगा, तो आपको इन्हीं रचनाओं को ध्यान में रखना है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि प्रकाशन वर्ष तो इसमें कहीं दिखा ही नहीं है, तो क्या इसको नहीं याद करना है। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि इन कविताओं के नाम को ही आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसकी कविता है। अगर प्रकाशन वर्ष अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत घबराना नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अगले कवि हैं जो कि नागार्जुन है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागार्जुन हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले कवियों में जाने जाते हैं। नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नागार्जुन कुल कितनी भाषाओं में कविताएं लिखते थे, तो हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत, कुल 4 भाषाओं में नागार्जुन कविताएं लिखते थे। हो सकता है कि ये परीक्षा में पूछ लिया जाए। मातृभाषा मैथिली इनकी थी और जब ये मैथिली में लिखते थे तो यात्री नाम से लिखते थे और प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसीलिए इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और छायावादोत्तर दौर के ये ऐसे अकेले कवि हैं। वैसे इनका संबंध आप देखेंगे तो प्रगतिशील कवियों से जोड़ा जाता है और इनको जन कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिए कि वो ही वैद्यनाथ मिश्र जो कि नागार्जुन बन गए जब वो बौद्ध धर्म धारण किए। इसके बाद वो जब अपनी मातृभाषा में लिखते थे तो यात्री लिखते थे, और जब आक्रामक तरीके से लिखते थे व्यंग में तो कबीर हो जाते थे, और जब जनता की चीजों को उठाते थे तो वो जन कवि थे। तो नागार्जुन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिए। अगर इनकी हम प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था कि क्यों मैं सुंदर हूँ,
पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। खासतौर से इसमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हर रचना को ध्यान में रखिए कि कौन किस कवि का है। रागा नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में प्रकाशित है, तो ये भी ध्यान में रखिए। पूछा जाए अगर कि नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में है, तो उम्मीद है कि आप बता देंगे। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं ही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। यानी कि दोनों तरीके से कविताएं गिरिजा कुमार माथुर लिखते हैं। अगर इनकी हम प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनकी काव्य संग्रह। नाटक के तौर पर जन्म कैद नाम से इन्होंने नाटक लिखा। आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मैं वक्त के हूँ सामने नामक रचना पर। तो ये गिरिजा कुमार माथुर के बारे में एनसीईआरटी आधारित जानकारियां थी। अब हम बात करते हैं मंगलेश डबराल के ऊपर। मंगलेश डबराल दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में इन्होंने काम किया, और ये इनके पत्र पत्रिकाओं के नाम है हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष। इसके बाद ये भोपाल में आए और वहां से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह का सहायक संपादन किया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी इन्होंने काम किया है। फिर 1983 में जनसत्ता अखबार में भी ये संपादक के तौर पर थे। इसके बाद ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए, जिसको कि एनबीटी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सहारा समय में भी संपादन का कार्य किया है। तो आप देख रहे हैं कि मंगलेश डबराल का संपादन का एक इतिहास रहा है, वो तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम मंगलेश डबराल की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। अगर इनकी कविताओं के बारे में बात करें, कविता संग्रह के बारे में बात करें, तो एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है कि मंगलेश डबराल की कुल 4 कविता संग्रह है। तो इसलिए आप भी आंख बंद करके पूरा याद कर लीजिए कि 4 कविता संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हम जो देखते हैं के ऊपर। वैसे आप सभी के लिए नोट्स बनाते वक्त और एनसीईआरटी को पढ़ते हुए यह मुझे एहसास हुआ कि एनसीईआरटी भी अपडेट नहीं है। बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि बीत चुकी हैं, जैसे कि मन्नू भंडारी अब इस दुनिया में नहीं है, तो भी उनको वहां पर वर्तमान में कार्यरत दिखाया गया है। तो अभी अपडेशन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है कि 4 कविता संग्रह है। अगर आप ज्यादा जानते होंगे तो भी काम में आपके नहीं आएगा, इसलिए जो यहाँ पर दिया गया है उसी को याद करके जाइए, क्योंकि आपको चयन भी लेना है। आगे हम बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। एक तरीके से आप यशपाल की विशेषताएं देख रहे होंगे, उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अगर हम इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है।
और ये सभी कहानी संग्रह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विकल्प के तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर उपन्यासों की बात करें तो झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया एक मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख उपन्यास हैं। यशपाल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास के ऊपर। अब हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया और सन 1920 तक करते रहे। यानी कि 1903 से इन्होंने शुरू किया और 1920 तक संपादन कार्य किया। 17 वर्षों तक ये सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। अब आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती पत्रिका जो रही है वो मासिक पत्रिका रही है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या क्या थे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वो क्या रहे हैं। आगे उनका कुछ योगदान है कि हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए, कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। ये तीन उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इसके अतिरिक्त हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। सारी चीजें एनसीईआरटी में बताई गई हैं, तो पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो निबंध संग्रह के तौर पर रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। संपत्ति शास्त्र उनकी एक पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। महिला मोद महिला उनकी एक उपयोगी पुस्तक है, इसको भी ध्यान में रखिए। द्विवेदी जी की आध्यात्मिक दर्शन की जो बातें हैं वो द्विवेदी काव्यमाला में कविता के रूप में संकलित है। द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। तो ये ध्यान में रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में है, तो वो 15 खंडों में है। आगे हम बात करते हैं कि अगले जो लेखक हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगले लेखक हैं भक्त आनंद, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए भदंत भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इनके बचपन का नाम था हरनाम दास, और इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि हरनाम दास किसका बचपन का नाम था, तो भक्त आनंद कौशल्यायन का था। और एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है कि इनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें कुछ का नाम दिया हुआ है भिक्षु के पत्र, जो भुला न सका, आह ऐसी मेरी दरिद्रता, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। आगे हम बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र के ऊपर। यतीन्द्र मिश्र जिन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें सहित पत्रिका है और थाती पत्रिका है। इन दोनों पत्रिकाओं को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है यतीन्द्र मिश्र के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त उन्होंने गिरजा देवी पर गिरजा नाम से पुस्तक लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का इन्होंने सह संपादन किया। इसके अतिरिक्त कुंवर नारायण पर भी इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनके काव्य संग्रह पर बात करें हम तो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि इनके कुल 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, देवड़ी पर आलाप। तो ये तीनों काव्य संग्रह याद रखें।
खासतौर से अयोध्या तथा अन्य कविताएं बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि वर्तमान समय में हर तरफ ये चर्चा का विषय है। तो अयोध्या यतीन्द्र मिश्र के दृष्टिकोण से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे हम बात करें तो अगले जो लेखक हैं, बल्कि लेखिका हैं, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु जो कि कहानी संग्रह है, और आपका बंटी महाभोज ये उपन्यास है। वैसे जब आप हिंदी उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप मनु भंडारी के और कई रचनाओं को देख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को आधार बनाकर ये एग्जाम की तैयारी करना है, तो एनसीईआरटी में इन्हीं रचनाओं का नाम दिया गया है जिनको कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कई दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, पालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा का उन्होंने संपादन किया है। तो आप देख रहे हैं कि कुल 8 पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका राम वृक्ष बेनीपुरी ने संपादन किया है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये सब ऑप्शन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, विकल्प में ये सब रखे जा सकते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के संपादकत्व को बिल्कुल ध्यान में रखिए। विशिष्ट शैली होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये भी एक तथ्य है राम वृक्ष बेनीपुरी के संदर्भ में। अगर इनकी रचना यात्रा के बारे में बात करें तो उपन्यास के अंतर्गत पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक अम्बपाली, रेखा चित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण जंजीरें और दीवारें, और बेनीपुरी रचनावली कुल 8 खंडों में प्रकाशित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और बेनीपुरी की रचनाओं को खासतौर से विधागत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादक थे। जबकि वसुधा पत्रिका का जब भी नाम लिया जाएगा तो जबलपुर और हरिशंकर परसाई दोनों का भी नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन हिंदी कहानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसलिए पुरस्कारों के दृष्टिकोण से भी स्वयं प्रकाश को आप दिमाग में रख सकते हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वाचिक परंपरा को समृद्ध करने वाली कहानियां स्वयं प्रकाश लिखते हैं। एनसीईआरटी की किताब में इनकी कुल 13 कहानी संग्रहों की चर्चा की गई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिनमें कुछ के नाम दिए गए हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, और संधान। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिनकी संख्या 13 दी गई है। इनके एक उपन्यास की भी चर्चा, बल्कि 2 उपन्यासों की चर्चा की गई है, बीच में विनय और ईंधन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो ये केबीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे हम बात करते हैं, अगले लेखक हैं ऋतुराज। ऋतुराज जिनको कई पुरस्कार मिले, सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार। एनसीईआरटी की किताब में इनके कुल 8 कविता संग्रहों की चर्चा की गई है, जिसमें है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला, और मुखार बिंदु। तो ये कुछ 8 कविता संग्रह हैं ऋतुराज की, तो बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं आप। अगले जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला पर आपने बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है मुख्य मुख्य पॉइंट उन्हीं को हम देख लेते हैं।
रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला है। हो सकता है कि सवाल पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे पाए। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। अगर हम बात करें अ, तो छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दिखाई पड़ता है। तो निराला से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते काव्य संग्रह के तौर पर है। निराला रचनावली कुल 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि निराला की और भी महत्वपूर्ण रचनाएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास। उनका तो नाम हमने नहीं लिया, लेकिन हमने वही नाम लिए हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। हो सकता है कि एनसीईआरटी के लोगों को लगता हो कि छठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यही अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते जैसे रचनाओं को जानना जरूरी है। तो बाकी अगर आप अपने दिमाग में रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन रचनाओं को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। ये दोनों जो तथ्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खूब पूछे गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि अवधि और ब्रज पर किसका समान अधिकार था, तो आंसर हो जाता है तुलसीदास। अब अगला जो पॉइंट है वो और इम्पोर्टेंट है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोहा सोरठा में चौपाई इसका मुख्य छंद है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। और तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये सारे तथ्य आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे, जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। अगर तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो रामचरितमानस, जो कि उत्तर भारत में फेमस है, लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका भी इम्पोर्टेंट है। खासतौर से कृष्ण गीतावली कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना है, तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि तुलसीदास की है। नहीं तो कई लोग इसको सूरदास का भी समझ जाते हैं, जो कि गलत है। विनय पत्रिका को तो आप जान ही गए, और सभी की भाषाओं को भी ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते हैं, अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी भी इनको मिला था, इनकी रचना अपूर्वा के ऊपर। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिए, शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। और एक आपने कविता पढ़ी होगी कि माझी बंसी न बजाओ मेरा मन डोलता है, तन डोलता है। तो कहीं ना कहीं इसी संगीतात्मकता की तरफ संकेत किया गया है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता भाषा को लोक भाषा के निकट लाती है और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ चित्रित होती है। या फिर खुद केदारनाथ अग्रवाल कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन के बिंबों से जोड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं।
अगर हम केदारनाथ अग्रवाल के प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो उसमें है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की खाएं और कहे केदार खरी खरी। ठीक है, तो ये कुछ काव्य कृतियां जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें युग की गंगा और युग धारा, ये दो ऐसी कृतियां हैं जो कि दो समकालीनों के द्वारा लिखी गई हैं, एक नागार्जुन की है और एक केदारनाथ अग्रवाल की है। तो उम्मीद है कि इस अंतर को आप हमेशा बरकरार रखेंगे। साहित्य अकादमी के बारे में हमने बता ही दिया कि अपूर्वा काव्य ग्रंथ पे मिला हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे हम बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अशोक के फूल, ऊटज, कल्पलता ललित निबंध के तौर पर हैं। 4 उपन्यासों की चर्चा की गई है एनसीईआरटी में। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। इसके अतिरिक्त आलोचना साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर की चर्चा की गई है। अगर हम साहित्य अकादमी के पुरस्कार के बारे में बात करें तो आलोक पर्व नामक ललित निबंध पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ तथ्य दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं रस खान के ऊपर। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रस खान का संबंध दिल्ली से था। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि रस खान के गुरु के तौर पर हैं विठल नाथ। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रमुख फेमस हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य को मैंने पढ़ा है। अगर आप केबीएस टीजीटी का पेपर देखोगे तो वहां पर सीधे सीधे ये वाक्यों को उठा लिया गया है और विकल्प के तौर पर रख दिया गया है। तो उम्मीद है कि गंभीरता से हमारी बातों को आप सुन रहे होंगे और उसको परीक्षा के पहले तक एकदम से फॉलो करेंगे। अगर हम रस खान की रचनाओं के बारे में बात करें तो सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, इन्हीं 2 रचनाओं की चर्चा एनसीईआरटी की बुक में की गई है, तो इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं अगले जो कवि हैं, बल्कि कवयित्री, जिनका नाम है चपला देवी। इनके बारे में बहुत खास जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि द्विवेदी युग की लेखिका के तौर पर जानी जाती हैं। तो चपला देवी का संबंध द्विवेदी युग से है। आगे हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर देखते हैं कि वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य विकसित चरण है या कितने चरणों में विकसित हुआ है, तो छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर भी इन्होंने रचनाएं की हैं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि तो कहा ही जाता है, इसके अतिरिक्त उनको शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। और कारण है
कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का चयन ये है, इसलिए ये शब्द शिल्पी कवि कहे जाते हैं। अगर हम बात करें उनके प्रमुख काव्य कृतियों के ऊपर तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा। तो ये कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था तो वहां पर स्वर्ण किरण नामक जो काव्य कृति है उससे सवाल आया हुआ था। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला था। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद पर, जबकि ज्ञानपीठ मिला चिदंबरा के ऊपर। तो ये कुछ एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य थे जिनका कि हमने यहाँ पर संकलन किया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और दसों जो किताबें लगी हैं उन किताबों को आधार बनाकर हमने रचनाओं के ऊपर, रचनाकारों के ऊपर और उनके विषय वस्तुओं पर बातचीत किया जो कि एनसीईआरटी के तथ्यों पर आधारित थे। और यही मानकर चलिए कि एनसीईआरटी के अनुसार जितना आप सभी को पढ़ना चाहिए उसको हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से लगातार अपनी तैयारी करते रहिए और मैं भी आप सभी के प्रति लगातार अपना समर्पण जारी रखा हूँ। मिलता हूँ एक नए टॉपिक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।